का एक गद्दा था, तो उससे जो प्रेशर बनने के कारण से हमारी तीसरी तिमाही जो आनी थी वो चाहे कट गई, वो तीसरी तिमाही कट गई। लेकिन अभी जो हमारा बकाया है उसके लिए भी अब प्रयासरत है। और अभी जो 938 करोड़ की घोषणा उप मुख्यमंत्री ने की थी, उसके लिए भी हम रोज उनको घेरे में लेते हैं, क्योंकि 938 करोड़ रुपया तीसरी तिमाही का पैसा नहीं था, वो सिर्फ उन्होंने घोषणा की थी हम सैलरी के लिए दे रहे, जिसमें निगम कर्मी, दिल्ली की जनता, सबने 5 दिन तक हमसे ये सवाल किया कि 938 आ गए क्या, 938 आ गए क्या। जबकि जनवरी में आप सब एमसीडी से मेरे से ज़्यादा जानते हो कि जनवरी में हमारी जो तीसरी तिमाही जो आती है वो आती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार का एक सिस्टम है। उसमें भी अभी लगभग 200 से ज़्यादा करोड़ रुपया इसका कटा हुआ है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो समय पर आ जाए। और पिछला दूसरी तिमाही का ही हमारा जो पैसा कटा है उसके लिए हम प्रयासरत है। तो आपकी और हमारी लड़ाई साझा है, एक तो हमारी लड़ाई अलग अलग नहीं है, क्योंकि आप भी निगम के लिए लड़ रहे हो, हम भी निगम के लिए लड़ रहे हो। और नगर निगम का अर्थ ये नहीं है नगर की चुने हुए पार्षद ही नगर निगम है। नगर निगम का असली अर्थ जो है उसका कर्मचारी, क्योंकि पार्षद चुनाव सदस्य तो कोई 5 साल आएगा, कोई 10 साल आएगा, चला जाएगा, लेकिन आप सब कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से निगम की सेवा कर रहे हैं। और जब कोई आपके विभाग में कोई भी व्यक्ति जाता है और आप उससे वो डील करता है तो नगर निगम से डील कर रहा होता है। जैसा आपका व्यवहार होता है, जैसा आप काम करते हो, उससे निगम की छवि बनती भी है, सुधरती भी है, खराब भी होती है। लेकिन आप सब ने एक दायरे में रह करके लोकतांत्रिक व्यवस्था से चीज़ों को अनियंत्रित नहीं होने दिया। सबका जितने भी लोग उसमें लगे वो सब बधाई के पात्र हैं। और हमारे सफाई कर्मी पिछले शनिवार को ही सब साथ मेरे साथ बैठे थे महापौर निवास में, जिसमें 2 साथी यहाँ बैठे हुए जो उस मीटिंग में मेरे साथ थे, दोनों ही सत्यवान हैं। तो ये उस बात की गवाह हैं कि जिस दिन हमने शनिवार को ही ऑर्डर कराए थे, जबकि सबको लग रहा था कि शनिवार को ऑफिस ऑर्डर आएंगे कैसे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि शनिवार को ऑफिस ऑर्डर कैसे आएंगे। और उस मीटिंग के अंदर हमने कहा कि FR सर्कुलर हम 2 दिन में खत्म करेंगे, तो कल को ऑर्डर भी होगा, सर्कुलर भी हो गया, कि तो इसके लिए दोबारा बैठना पड़ रहा है। लेकिन हम सभी निगम कर्मी जो हमारे हैं, आज भी मेरी सुबह अभी हमारे ऐसा भाई मेरी सुबह सब रोज इनसे बात होती है, सबसे पहले फ़ोन उठ के इसको ही करता हूँ मैं, बताओ आगे हमारी क्या व्यवस्था बनी है, हम किन किन कर्मचारियों की हमारी व्यवस्था बन गई, कैसे कैसे हम काम करेंगे ताकि सबको सैलरी दें। तो ये जो 2 महीने हैं इस करंट फाइनेंस से, ये देखिए 2 महीने बचे, एक ये फरवरी का जिसमें से भी आज 4 दिन निकल गए, तो चौथा दिन भी खत्म हो गया, 24 दिन इसके, और आने वाले मार्च के लिए 31 दिन उसके। ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम निगम के आय बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए जो हम आम आदमी योजना लेकर आए, 4 बड़ी योजना लेकर आए, वो योजना ऐसी है कि अगर उसको ठीक ढंग से हमने सबने मिलकर काम कर लिया, क्योंकि हम सारे अपने पार्षदों को भी हम प्रोग्राम देने वाले हैं। 12 तारीख को जब बजट ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो 12 तारीख के बाद से हम सब यहाँ कम नजर आएंगे, फील्ड में ज़्यादा नजर आएंगे। इसके लिए हमने बड़ी बड़ी मार्केटर्सों के साथ अभी बैठक भी तय की है। शनिवार को हम तीनों जो यहाँ सामने बैठे हैं, तीनों बड़ी बड़ी मार्केट में मीटिंग लेने जा रहे हैं कि जो हमने संपत्ति कर में जो भी ब्याज और पेनल्टी माफ़ की है, बड़े बड़े अनाज गोदाम में 4000, उनको हमने सारा माफ़ कर दिया, 4 साल का जमा कर दो। ऐसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमने स्कीम दी है। ऐसे जिनके चेक डिसऑनर हो गए या किसी का कोर्ट केस चल रहा है, उनको भी हमने स्कीम दी है। ये आज से पहले कभी नहीं आई, ये पहली बार आई है कि चेक डिसऑनर हो गया, उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, मुझसे हो सकता है खाते में पैसे नहीं आएंगे या तुम्हारे पास कहीं से पेमेंट आने को लेट हो गई होगी, उसमें भी एक बड़ी हम योजना लेकर के आए, तो इस पर हम काम करेंगे। तो अगर ये हम निगम ठीक से चली, तो निगम का मतलब हेड ऑफिस ठीक से चले और जोन ठीक से चले, और जोन में जो लोग काम करने वाले हैं इस आम माफ़ी योजना में, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो ठीक से काम कर पाएंगे, तो हम जो हमारा टारगेट है कि इसके माध्यम से 250-300 करोड़ हम अपना अर्जित कर पाएंगे, और कुछ और हमारा आएगा, तो काफ़ी बैकलॉग हमारा समाप्त हो जाएगा, और अभी 3 महीने की सैलरी तो सभी की बाकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और जिनका सितंबर तक का दिया है उनका भी 3-3 महीने का बकाया है। और भी कुछ चीज़ों पर काम चल रहा है, उस पर भी
अगर हमारा काम सफल हो गया तो हमारे को 400-500 करोड़ रुपये और आने का उम्मीद है। वो हो गया तो ये 700-800-1000 करोड़ हमारा इस साल का जो बैकलॉग खत्म कर रहे हैं बहुत सहायक सिद्ध होगा। अब सौभाग्य समझ लो, दुर्भाग्य समझ लो, कई दफ़े कोई चीज़ मैच्योर होने को आई, जब भी दिल्ली में कुछ समस्या आ गई। एक बार कोविड दोबारा आ गया, तीसरी लहर आ गई तो सब भूल करके कोविड में लग गए, फिर वो सारा कंट्रोल हुआ तो हमारे किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, उसके कारण से सबका ध्यान ऊपर वालों का भटक गया। लेकिन अभी जो खान साहब ने बात कही है, एक तो जो हमारा CD ग्रुप है, जो नीचे वाला CD ग्रुप है, विशेषकर जिनकी सैलरी कम है, काम ज़्यादा करते हैं, वेतन कम है, उसको हम ध्यान में रख करके आगे योजना बना रहे हैं कि उनको मैक्सिमम वेतन आने वाले महीने में मिले। हमारे पेंशनर हैं जो अभी तक, जिनको जुलाई तक पेंशन मिले, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको भी पेंशन जल्दी उनको 1 या 2 पेंशन और मिले। ऐसे ही और सबका भी जो बाकी है उन सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले। तो मार्च, इस महीने के लास्ट तक और मार्च के महीने, दोनों महीनों के अंदर हम कोई भी महीना खाली नहीं जाने देंगे। पहली बात तो ये है कि एक महीना भी खाली नहीं जाएगा। इस महीने में भी सबको कवर करेंगे, अगले महीने में कवर करेंगे, और जो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे उनको मैक्सिमम कवर करेंगे। ये हमारी पूरी स्कीम में योजना है। और ये लेकिन संभव ये जब भी हो पाएगा जब हम सब काम पर, सारे ऑफिसों में ठीक से काम हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारे और अन्य काम है, तो जो हमारे लेबर विभाग की जो मीटिंग हुई है तो उसमें रूल तो सबके लिए बराबर है। 2006 तक के लोग जो कच्चे वो पक्के होने या अलग अलग रूल है? नहीं, रूल तो है। वो रूल के बारे में अलग कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो रूल अलग अलग है। कोई बात तो वो रूल के बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन था जो हमने आपको लिखा है। थर्ड पॉइंट है ना सर, आपके सामने जो तो है। इसलिए मैं जानकारी के ऐसा ना पूछने से भाई सारी चीजें एक दिन में तो सीख नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत चीजें सीख वो सर हमें भी ये लगा कि सर जो हमारे और जो डिपार्टमेंट में 7-8 डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा एजुकेशन भी है, जिसमें हमारा हेल्थ भी है, जिसमें हमारा इंजीनियरिंग भी है, जिसमें हमारा इसमें एक मेरा सुझाव है कन्फेडरेशन के नाते, आप सभी विभागों का जो है ना, मेरे को अलग अलग आप मेरे को एक पूरा बना दो। मैं कोशिश ये करूँगा आप ही के साथ उसमें प्रतिनिधि हर डिपार्टमेंट की अलग बैठक करूँ। ये भी ठीक। क्या होता है कि जॉइंट मीटिंग में जैसे एजुकेशन है, उसकी एक अपना कल्चर है और उसकी अपना समस्या है। उद्यान विभाग में जाएंगे तो उसका अपना एक व्यू है। ऐसे हमारे जो चौकीदार है स्कूलों के अंदर, हमारे नाला बेलदार है, या हमारे और जो मेंटेनेंस के लोग हैं, तो सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब ग्रुप तो C हो गया, ग्रुप तो D हो गया, लेकिन D ग्रुप में वो D ग्रुप को 4 लोग अलग अलग ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे 4 डिपार्टमेंट हैं उनको डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उनकी बात को सुनेंगे और उनके समाधान उनके साथ निकलवाएंगे, तो काम करने में आसानी रहेगी, उनका काम होने में भी आसानी रहेगी। हमारे कहना ये था कि जैसे जो अभी ऑर्डर निकले 3 तारीख में, इसमें सफाई कर्मचारी वालों को बताया गया कि भाई उनकी ये व्यवस्था रहेगी और ऐसे स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। तो उसमें खाली सफाई कर्मचारी वालों को तो एक जनरल ऑर्डर या आज के मिनट्स में ही निकले कि सफाई कर्मचारी के अलावा जो हमारे बस टोल के हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट पक्का होना है, जो हमारे करुणामूल अधिकार पे लगे हुए हैं, और जो लोग हमारे कॉन्टैक्ट पे हैं उनको भी उसी परिपाटी के साथ में लिया जाएगा। और वो उनसे फिर मीटिंग जोन डिपार्टमेंट वाइज होगी और उनको भी इसी परिपाटी में उनको आगे की पक्का करने का, रेगुलर करने का, वो सब करने का वो और स्पेसिफाइड होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी भी हर डिपार्टमेंट में है। हाँ जी। लेकिन वो उसके साथ वो उससे अलग होते हैं ना, जैसे सफाई कर्मचारी जो स्कूल में है, लेकिन वो उस सफाई कर्मचारी के साथ नहीं है, वो उसी अदर डिपार्टमेंट्स के अदर डिपार्टमेंट हो गया। नहीं, रूल एक हो जाए, अगर सफाई कर्मचारी है तो 100% सारे डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी के साथ एक जैसी व्यवस्था। B ग्रुप हो तो हर डिपार्टमेंट के सारे के साथ सीधा मामला ये है, सीधा ये है कि आज के टाइम में लेबर के अधिकारी बैठे हुए हैं। D ग्रुप तो अब कहाँ है? D ग्रुप अब है कहाँ? D ग्रुप अब सिर्फ स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए या डेली वेजर मान लीजिए, तो ये सिर्फ 2 चीज में ही खत्म है D ग्रुप। बाकी के जितने भी आपके परमानेंट कर्मचारी है वो सारे C ग्रुप में शामिल होते हैं। और आपके 6ठे पे कमीशन में लागू भी हो गया है कि अब वो खत्म करके है और MTS के दायरे में सबको लाया है। आपने आज तक उस पॉलिसी को नहीं लेकर आए, जबकि हमने बहुत लेटर लगा रखे और किसी ने कोई भी तवज्जो चीज पर नहीं। तो हमारे पास D के कुछ लोग हैं, C में सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं, अन्य जो पैरामेडिकल सब टोटल आ रहे हैं उसके अंदर C ग्रुप में। तो कोशिश ये प्रयास यही होना चाहिए हमारा कि C ग्रुप को एक साथ चलने दो,
चलो भेदभाव की नीति ना अपनाते हुए एक साथ सी ग्रुप को सब कुछ देते थे। सर पहले इस पॉइंट पे जैसे इन्होंने जो कहा हमने कहा एक अच्छा पॉइंट है। मेरा ये कहना है सर कि जो भी हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय उनको पक्का करना, जो हमारे मजदूर के एम्प्लॉय हैं उनको पक्का करना, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय हैं उनको एब्जॉर्व करने के लिए, पक्का करने के लिए, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे किसी भी कैडर के हो, चाहे किसी भी ग्रुप के हो, उनको सबको एक पॉलिसी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अभी तक सफाई कर्मचारी को आ गई तो अच्छी बात है, वो एक क्लियर हो गया, लेकिन जो कंक्लूजन है वो आज के हमारे मिनट्स में हमें मिलना चाहिए, जिसमें वो जरूरी नहीं कैटेगरी सी के भी हो, कैटेगरी बी में भी है और जिसमें भी है, तो सबको ये संदेश दिया जाना चाहिए कि सबके साथ बराबर बर्ताव हो रहा है, सबकी सुनवाई हो रही है, सबको वो हो रहा है। तो वो एक कमी रह गई है जो हमने इस पे पॉइंट आउट एडिशनल में आपको नोट करा है कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा सर जैसे हमारे मलेरिया वाले भाई बैठे हुए उसी उसमें जैसे इनकी भी बहुत पुरानी वो है कि इनका पद और नाम नहीं है, तो उसको भी कॉम्पिटिशन के उसमें इनको भी एक प्रोटेक्शन मिले कि कॉम्पिटिशन ने जैसे सारे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मलेरिया वाली भाई है, तो इनका भी पता होना चाहिए भी डिपार्टमेंट क्या सोचता है, क्या तरीका अपनाया, कैसे होएगा। मैं चाह रहा हूँ कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो कि जब हम बैठे हैं सारे लोगों को लेकर कोशिश कर रहे हैं, उतनी मेहनत करिए और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रिजल्ट निकल के लोगों में विश्वास ज़्यादा हो गया। उनमें ये ना हो कि एक तो हमें सैलरी की लिए हम मतलब स्थिति को समझते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में भी स्थिति आपकी तरफ से आगे बढ़ के कदम होने चाहिए जो लोगों में विश्वास करे कि भाई ऐसे पोजीशन में भी डिपार्टमेंट वाइज बात करते हुए एक जनरलाइज ऑर्डर निकले, तो ये जो है ना इससे विश्वास भी बनेगा और एक आपस में जो हमारा जो रिश्ता है वो और वो मतलब ऐसे हार्ड टाइम में भी हम लोग जो है ना साथ के साथ जुड़ेंगे, तो ये इसमें वो है सर। तो एक मैं इसी को फिर जो पॉइंट उठाते एक सर ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं चाहे किसी भी उसमें है, तो वहाँ कहीं तो 6 महीने की आपकी वो होती है उनकी रिन्यूअल, कहीं 9 महीने की रिन्यूअल होती है, कहीं साल भर की रिन्यूअल होती है। तो उसमें हमारे 8-10 डिपार्टमेंट में हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हर तरह के वो हैं, तो कम से कम उनको 1 साल की रिन्यूअल तो सबको होनी चाहिए, सबको बराबर होनी चाहिए, चाहे हमारे टीचर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे हमारे चतुर्श्रेणी के, चाहे सबको 1 साल की होनी चाहिए। और दूसरा सर जो कॉन्ट्रैक्ट के वो हैं उनके साथ बड़ी व्यवस्था वैसा ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में लोग रखे जाते हैं, तो एक तो सर उनके ऊपर RR सब अप्लाई होते हैं। हाँ अजय भाई, एक तो सर RR सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, जो RR फुलफिल करते हैं तो वो RR के हिसाब से जो पोस्ट वो होती है उनको रखा जाता है, ये क्लियर है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं को रखते हैं जो हमारे RR जनरल हमारी जो उसके लिए जो डिक्लेरेशन होती है, जो पोस्ट डिक्लेयर होगी दिल्ली DSSB से या किसी से भी, वो सेम आधार में कॉन्ट्रैक्ट के मांगे जाते हैं। दूसरे सर जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हमारे आते हैं उनके साथ व्यवस्था ही कोई 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 18 साल से काम कर रहा है, जबकि जो रेगुलर काम करने वाला, अगर मैं इंजीनियर के हवाले दूँ कहीं रेगुलर काम करने वाला मेरे पास बीटेक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे भी है। इवन कॉन्ट्रैक्ट पे आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं वो हायर स्टडी एमटेक तक करके आए, तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो बीटेक एमटेक या हायर स्टडी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो लेकिन उनके साथ जब एज निकल जाती है वो बेचारे इसी उसमें रहते हैं कि भाई अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ, आधी से कम तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ 30% पे, उसके बाद भी उनको व्यवस्था को चला रहा है, लेकिन उसकी एज निकल गई, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके परिवार हो गया, ना तो उसको रेगुलर हो रहा है, ना वो उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ना उसकी फ्यूचर का कुछ पता, ना वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाता। तो और उन्होंने ऐसे हार्ड टाइम में काम करा है, जब DSSB ने हमें टाइम पे हमारे वो एम्प्लॉय नहीं दी, जो DSSB का सिस्टम है वो 2 से 3 साल लग जाता है। मेरे को आज कमी है, मेरी मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल नहीं चल रहा, मेरे टीचर का वो नहीं चल रहा, तो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरव्यू करा और जो सब लगे उनको आपने ले लिया। अगर हम DSSB से लेंगे तो वहाँ पता लगा 3 साल में मिलेगा, तो 3 साल तक मैं हार्ड करूँगा। तो उस टाइम में जिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने वहाँ पर कॉर्पोरेशन को सहयोग करा, तो उनको मिला क्या? उनको बेचारों को ना तो पक्के हुए, ना उनको सैलरी मिल रही, ना उनका फीचर है, वो ओवरेज हो गए। तो उनके लिए सैपेटिकल व्यू बहुत ज़रूरी है इंसानियत के नाते भी, और वैसे भी आप सब लोग इस बात को मानोगे कि जब वो हमारे साथ हैं, हमारे भाई हमारे लिए काम कर रहे, तो हमें उनके ऊपर हाथ रखना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन करके अपने रूल्स में और उसमें हमें उनको अप्रूव करने का कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। आज की डेट में बहुत बड़ी इंसानियत पर समय की